उससे आगे करेंगे आज कंटिन्यू, स्टोक्स थ्योरम से आगे। वेट फॉर अ मिनट। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था स्टोक्स थ्योरम को लेके। सबको याद है ना बेटा स्टोक्स थ्योरम? यानी अगर कोई लिक्विड के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर कोई सॉलिड बॉडी मूव करती है तो फिर उस पे लगती है विस्कस फोर्स, एंड दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी। और मैंने आपको कहा था कि घर से डिराइव करके लेके आना। क्या आप सभी ने डिराइव कर लिया? यस सर। यस तो बेटा डिराइव करने के बाद ए बी और सी इसकी वैल्यू 1 1 1 आ जाएगी। दैट यू नो वेरी वेल, डायमेंशंस आपको पता ही है। तो हमारे पास ये था विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आया होगा विस्कस फोर्स का वो ये आया होगा, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई इंटू एटा इंटू आर इंटू वी। ये रिजल्ट आया होगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी इंटू सर बोर्ड क्लियर नहीं है। हाँ बोर्ड क्लियर नहीं है, वेट करो। अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। कुछ क्लैरिटी आई बोर्ड में या वैसा ही है? सर थोड़ी सी। चलो हो जाएगा, रीडेबल है ना? यस। ओके। तो बच्चे ये था हमारे पास फॉर्मूला स्टोक्स थ्योरम के लिए। अब उसके बाद मैंने आपको एक दो नोट पॉइंट भी लिखे होंगे। कोई मुझे बताएगा क्या क्या नोट पॉइंट हमने लिखे थे? Anyone Due student? to this viscous force, the motion of the body is retarding motion. वेरी एंड इट गुड। इज नॉन यस बेटा, जो मोशन है ना बॉडी का वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि मोशन ऑफ द बॉडी इज रिटार्डिंग मोशन। आओ एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, आओ एक पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है आर। स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है आर और इस स्फेरिकल बॉडी का मास है एम। इस स्फेरिकल बॉडी का मास है एम और ये एक फ्लूइड में ट्रेवल कर रहा है। एक फ्लूइड है हमारे पास, ये उस फ्लूइड में ट्रेवल कर रहा है। एक हमारे पास ये फ्लूइड है, ये उसमें ट्रेवल कर रहा है। स्टूडेंट्स 2 मिनट वेट करना, मैं अभी आता हूँ।
Yes students, coming back to topic. Now suppose करो कि एक spherical body है जिसका radius r है, mass m है, and this spherical body is moving with initial velocity v0. Initial velocity beta v0 है इसकी, v0 meter per second, and it is moving in this fluid, and this fluid is having a coefficient of viscosity eta. ऐसे ही ये ट्रेवल कर रही है। ना बेटा होगा क्या, जैसे जैसे आगे ट्रेवल करेगी वैसे वैसे इसके ऊपर पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इसके ऊपर, और इस विस्कस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड जो है बॉडी की धीरे धीरे कम होती जाएगी। बॉडी की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और अल्टीमेटली मान लो इस पोजीशन पे आके बॉडी की वेलोसिटी हो गई 0, बॉडी रेस्ट पे आ गई। होना ही था ऐसा, दिमाग लगा के देखो थोड़ा सा। जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है विस्कस फोर्स इस पे लग रही है, इस विस्कस फोर्स की वजह से बॉडी की स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि ये रिटार्डेशन टाइप की है, और थोड़ी देर के बाद जाकर बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। अब क्वेश्चन लिखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, find the distance traveled by the body before stopping. Find the distance traveled by the body before stopping. बेटा क्वेश्चन विजिबल है, वीडियो आज थोड़ी ऐसी है, ब्लर है। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? So can you repeat the distance traveled by? Find the distance traveled by the body before stopping. यानी बॉडी ने v0 से 0 वेलोसिटी तक एक्वायर करना। इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी v0 और फाइनल वेलोसिटी बन गई उसकी 0। तो इस बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिफोर स्टॉपिंग। मतलब आपको बच्चे इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला। मान लो ये डिस्टेंस दी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया बच्चे? बॉडी रुक जाएगी ना थोड़ी देर बाद जाके, तो जब तक वो रुकेगी तब तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये हमें निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे? तो बेटा डिस्टेंस तभी निकलेगा जब हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। तो आओ इसका आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी बॉडी की एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी आ रही है। एक्चुअल में बॉडी में रिटार्डेशन आ रही है, तो बेटा एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। अब क्योंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए यहाँ नेगेटिव आएगा साइन, क्योंकि बॉडी की स्पीड कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगी। तो नेगेटिव क्यों लिया? बिकॉज दिस इज रिटार्डेशन। एक्चुअली जो ये एक्सेलरेशन है ये रिटार्डेशन टाइप की है ना बेटा। एक्सेलरेशन तो हमें मिल जाएगी ऐसे, मतलब व्हाट आई मीन रिटार्डेशन तो मिल जाएगी। तो हमें तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला पता है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है बच्चे 6 पाई इंटू इटा इंटू आर इंटू वी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस और जो भी स्पीड है वो, ये होगी बच्चे कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी के लिए मैंने स्पीड v ली है। एक्चुअली यहाँ पर जो v है ना बच्चे, हियर दिस v इज वेरिएबल। यहाँ पर जो ये स्पीड है ये वेरिएबल है। कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है? इट इज वेरिंग फ्रॉम v0 टू, वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू v0 से 0 तक वेरी कर रही है। आप देखो शुरू में स्पीड थी v0 और बाद में पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड 0 हो गई। तो v जो है हमारा यहाँ पे वेरिएबल है।
तो दिस इज विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय मास m। तो बेटा इस तरह से हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात और आपको नोट करनी है सभी को, क्योंकि ये जो हमारी स्पीड है ये वेरिएबल है। अगर ये स्पीड वेरिएबल है तो ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन है वो भी वेरिएबल टाइप की है। मतलब बच्चे ये जो हमारी रिटार्डेशन है ना, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इट इज फंक्शन ऑफ स्पीड। अगर हम देखें तो ये स्पीड पे डिपेंड करती है, ये v का फंक्शन है और v वेरी कर रहा है इसलिए एक्सेलरेशन भी वेरी कर रही है। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ v, मतलब v पे ये डिपेंड कर रहा है। एंड देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन a इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे भी बच्चे आपको याद रखना है कि ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप की एक्सेलरेशन होती है इस केस में जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में फ्लो कर रही हो। यहां तक बच्चों किसी को कोई डाउट, प्लीज आस्क। इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्स करो। No, No, sir. sir. ओके, वेरी गुड। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो एक्सेलरेशन आएगी यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म होती है। और बेटा अगर मैंने कल ही नोट पॉइंट दिखवाया था आपको, अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म टाइप की है तो फिर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। लेकिन इस केस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन आ रही है वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप की है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। जब नॉन यूनिफॉर्म टाइप की एक्सेलरेशन हो तो हम फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, इट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली विद टाइम। क्योंकि वो लगातार चेंज हो रही है वैल्यू, तो उसकी एक इंस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हमें मिलती है डिफरेंशिएशन से। मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब हम डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू लेते हैं तो दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो बेटे एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म टाइप की एक्सेलरेशन है। नाउ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसके आगे लिखना, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम लोग लेंगे dv बाई dt। dv बाई dt दैट मीन्स change in velocity with the time, differentiation of velocity with the time, that is instantaneous acceleration। जब भी कोई एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म की है तो फिर हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूला में तो टाइम आ रहा है, बट हमें जो निकालना है बच्चे वो डिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालें? तो इसी फॉर्मूला में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे तो दैट कि हमें डिस्टेंस मिल जाए। अब मान लो कि ओवरऑल मोशन एक्स एक्सिस की तरफ है, मान लो बच्चे की ओवरऑल मोशन एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अब हम लोग करने वाले क्या हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके बाद यहाँ आ जाना। एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv बाई dt। अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे, एक बार बच्चे dx से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार dx से डिवाइड करेंगे। dx हमें इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट तभी मिलेगा जब हम dx वाली टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे dx मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि मैथमेटिकली ये कट जाएगा और सेम रहेगा आंसर। लेकिन अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया एटलीस्ट, अब इसमें थोड़े चेंजेस करेंगे। बेटा dx डिवाइडेड बाई dt, dx डिवाइडेड बाई dt ये जो टर्म है dx डिवाइडेड बाई dt को बेटा हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमारी वेलोसिटी भी वेरिएबल है तो इसकी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी dx बाई dt। तो क्या हम एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू dv बाई dx, वेलोसिटी इनटू dv बाई dx। यहां तक चेक करो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है किसी को? मैं यहां से ना रिफ्लेक्शन हटा देता हूं, अब चेक करो।
हमने क्या किया बच्चे, एक्सेलरेशन थी dv बाई dt, उसमें dx से मल्टीप्लाई किया, dx से ही डिवाइड किया। अब जो dx बाई dt है वो तो बन गया स्पीड, वेलोसिटी बन गई वो तो, उसकी जगह लिख दिया वेलोसिटी, बचा क्या है dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उस फॉर्मूला को एक्स के टर्म्स में यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, गुड। नोट भी कर लिया होगा तो रब कर दूं। अब इधर वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूँ। अब बेटा उसके बाद हम लोग वहां पहुंच गए। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अभी अभी हमने एक्सेलरेशन निकाली थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, मतलब जो स्टार्टिंग में निकाली थी, वो थी माइनस विस्कस फोर्स दैट इज 6 पाई इटा आर वी डिवाइडेड बाय मास, फोर्स अपॉन मास से हमने ये रिजल्ट निकाला था। तो एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू, बाकी बच्चे एज इट इज v इंटू राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं, लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी जो हमने निकाली थी। अब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कट गई, ये कैंसिल हो गई दोनों। हमारे पास रह गया बच्चे सिर्फ माइनस 6 पाई ईटा इंटू आर डिवाइडेड बाय मास इंटू डी वी बाई डी एक्स। ना बेटा ये जो सारी टर्म्स है देखो, 6 पाई कांस्टेंट है, विस्कोसिटी फिक्स है, ये चेंज नहीं होती, रेडियस ऑफ द बॉडी ये भी चेंज नहीं होता, मास ये भी कांस्टेंट है। मतलब ये सारी चीज बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आ सकता। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम इस कांस्टेंट को एक नाम दे देते हैं, लेट दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू के। अब इसका कोई मतलब नहीं है, बस मैंने थोड़ा लिखने के लिए आसान हो जाए इसलिए ऐसे लिखा है। तो बेटा इसको लिख सकते हैं माइनस के इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा के मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी। अब हम लोग करेंगे इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो dx चल रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। Sir, हाँ जी। sir, the screen is blurred. अच्छा स्क्रीन ब्लर हो गई, अभी चलो वेट करते हैं 2 मिनट। अभी कैसी है? Sir, it's fine now. ओके, मैं फिर से लिखता हूँ। बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन थी ये, एक्सेलरेशन इज v इंटू डी वी बाई डी एक्स। फिर जो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट की थी स्टार्टिंग में विस्कस फोर्स अपॉन मास वाला फॉर्मूला लगा के, तो वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ लेफ्ट साइड में पुट कर देते हैं, वो थी माइनस 6 पाई इंटू इटा इंटू आर इंटू वी डिवाइडेड बाय मास m, और राइट साइड में कोई चेंज नहीं है, राइट साइड एज इट इज डी वी बाई डी एक्स। अब ये स्पीड और ये स्पीड दोनों कट गए आपस में, हमारे पास बच्चे बच गया सिर्फ ये माइनस 6 पाई इंटू इटा इंटू आर डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये रह गया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, 6 पाई कांस्टेंट है, थीटा विस्कोसिटी ये भी फिक्स रहती है लिक्विड के लिए, कोई चेंज नहीं है, आर रेडियस है बॉडी का ये भी फिक्स है, एम मास है बॉडी का ये भी चेंज नहीं होता। यानी लेफ्ट साइड में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है। तो हम इन सभी टर्म्स को, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसे एक नाम दे देते हैं। इस कांस्टेंट को मान लो, क्योंकि ये सारी टर्म कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हमने के नाम दे दिया सपोज, ऐसे ही इजी हो जाएगा लिखने के लिए। तो बेटा ये कांस्टेंट बन गया के, तो इस पूरे कांस्टेंट टर्म की जगह लिख दिया के, बनेगा माइनस के इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स।
नाउ बेटा dx इस तरफ आएगा, k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा k मल्टीप्लाई बाय dx इज इक्वल टू dv। यहाँ तक आगे। अब लेफ्ट साइड में dx चल रहा है, राइट साइड में dv चल रहा है। अब बेटा dx से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ पे आ जाओ, फिर इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इस तरफ लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस के इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन, और इस तरफ इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। now बेटा अब हमें इसकी लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी। डी वी यहाँ पर वेलोसिटी चल रहा है, तो बेटा स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी v0 थी, और बाद में जाके वेलोसिटी कितनी बन गई, बाद में जाके वेलोसिटी 0 हो गई। तो लिमिट्स चल गई v0 से 0 तक। जब v0 था तब डिस्प्लेसमेंट कितना था बच्चे, तब डिस्प्लेसमेंट था 0। जब बॉडी जाके रुक गई, इतनी देर में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया d। तो लिमिट्स समझ आई, यहाँ लिमिट्स आएंगी 0 से d तक, यहाँ लिमिट्स आएंगी इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी तक। अब माइनस के कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन आ जाएगी बच्चे dx की, लिमिट्स चल रही हैं 0 से लेके d तक, और इस तरफ इंटीग्रेशन ऑफ dv। बच्चे dv की इंटीग्रेशन v ही होती है, और अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी v0, फाइनल वेलोसिटी 0। इसी तरह से लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dx होती है x, फिर इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट d इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार v की जगह 0 पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर v की जगह v0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट साइड में करेंगे। बेटा लेफ्ट साइड में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज d माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू 0 माइनस v0 इज माइनस v0 आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चे ये आ गया, माइनस के इंटू डी इज इक्वल टू माइनस v0, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चे, यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा यहाँ से d की वैल्यू हमें मिलेगी v0 डिवाइडेड बाई k, v0 डिवाइडेड बाई k, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो हमें चाहिए था। अब k की वैल्यू हमने ये मानी हुई है सारी, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू डालनी है 1/k की, क्योंकि k डिनोमिनेटर में है, तो इसको उल्टा करके डाल दो वैल्यू। तो फाइनली d की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद तो बेटा d की वैल्यू आएगी v0 के साथ 1/k की वैल्यू, यानी इसका उल्टा करके वैल्यू डाल दो। तो इट इज m अपॉन 6 पाई ईटा r, इट इज m अपॉन 6 पाई ईटा इंटू r इंटू v0। तो हमने k की वैल्यू डाल दी और साथ में v0 मल्टीप्लाई कर दिया 1/k की वैल्यू। तो फाइनली वी गेट, दिस इज बच्चे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग, मतलब कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी बॉडी रुकने से पहले, यही हमें फाइंड आउट करना था। चेक करो बच्चों, सबको समझ आ गया? कोई स्टेप, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप पूछ सकते हैं अभी। Yes students, is it clear everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. जानवी समझ आया? Yes, sir. ओके, तो इसको नोट कर लो। तो बच्चे इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, बट ये ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
मतलब एक्सेलरेशन का हमें निकालने के लिए नहीं, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन इस केस में नॉन यूनिफॉर्म टाइप की है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वो फॉर्मूला चलता नहीं है। इसलिए हमें अगर डिस्टेंस को सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना स्टोक्स लॉ को अप्लाई करते हुए कि जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ना बच्चे, स्टोक्स लॉ भी हमारा खत्म हुआ। अब स्टोक्स लॉ के बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। आफ्टर स्टोक्स थ्योरम वी हैव अ न्यू टर्म दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब हम लोग वो करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको समझ आ रहा है? आवाज से तो नहीं जा रही बातें? सर यही हो रहा है, हवा से जा रही है? हवा में जा रही है सर। अब क्या करें? मैं तो बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, हर चीज एक्सप्लेन भी कर सर रहा हूँ। करें ये कि स्कूल ओपन कर दें ऑफलाइन। ऑफलाइन होने वाले हैं वैसे स्कूल ओपन, मोस्ट प्रोबेबली। सर पर अभी तो बच्चे मैं केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, Yes, sir. वैसे अभी कोई नोटिफिकेशन तो आई नहीं है वैसे कोई भी अभी तक हमें कि आपको ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन ही रखनी है आपकी क्लासेस, ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई। तो अब देखते हैं 1-2 दिनों में अगर सर ने बोल दिया, प्रिंसिपल सर ने, तो आपको फिर मैसेज कर दूंगा मैं। वैसे तो मैं हर चीज रिटर्न में दे रहा हूँ आपको, लिख के ही करवा रहा हूँ हर चीज। बस आपका मेन काम क्या है, आप अगर क्लास मिस करेंगे फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। इफ यू आर अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप अपनी रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो। ड्यूरिंग द क्लास अगर नहीं समझ आ रहा तो रिकॉर्डेड क्लास देख लो, और समझ आ जाएगा अगर आप बड़े ध्यान से उसको सुन रहे हो, पढ़ रहे हो बैठ के। बाकी मुझे पता है कि बायो स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स थोड़ी मुश्किल रहती है, लेकिन डरना नहीं है फिजिक्स से। सर अब तो चलो सपने आने लगे फिजिक्स के। अपने आने लग गए फिजिक्स के, अब इसको क्लियर करना है। डराती है चलो, सर। सर सपने नहीं कहते उसको, नाइटमेयर्स कहते हैं। Yes, sir. यस एग्जैक्टली। बेटा करनी तो पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। आप इसको डिलीट इंटरेस्ट कर के दो साथ पढ़ो सिलेबस। ना, डिलीट नहीं कर सकते। आप देखो ये चीज कौन एक्सप्लेन कर सकता है? इतनी अच्छे से तो आपको बताया जा रहा है, बट आई मीन कि नेचुरल फिनोमिनन्स को फिजिक्स ही बताती है। तो नेचर को समझना है तो फिजिक्स समझनी पड़ेगी। और सर एफर्ट्स करो। इंटीग्रेशन नेचर में कहाँ लगता है सर? यस सर। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ऐसा कोई भी फिनोमिनन जो आपके आसपास हो रहा है उसमें पक्का सर फिजिक्स। जो इवन आप मैथमेटिक्स बायोलॉजी जिसमें में, आप बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, तो उसमें भी हम लोग कहते हैं कि सन से आने वाली एनर्जी जो है वो पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है ये फिजिक्स का पार्ट है। मतलब एवरी सब्जेक्ट इज इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। वी कैन नॉट से कि केमिस्ट्री नहीं पढ़नी या फिजिक्स नहीं पढ़नी या बायो नहीं पढ़नी, ये सब आपस में मिक्सिंग है सबकी। और भी कोई भी फिनोमिनन, जितनी एनर्जी हमारी बॉडी में बन रही है, एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं, आफ्टर केमिकल रिएक्शन एनर्जी बन रही है। कैसे बन रही है? अगेन फिजिक्स, क्योंकि एनर्जी जो सब है, प्रेशर बॉडी में। हाँ, इवन जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं
कैसे वाटर ट्रांसफर हो रहा है बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ये तो प्रेशर का ही डिफरेंस है सारा। अब जड़ों से पौधों तक, हाइट तक, इतनी हाइट तक पानी पहुंच रहा है, तो अपने आप पानी कैसे पहुंच गया ऊपर? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस इन द जाइलम टिश्यू और फॉलो जाइलम टिश्यू। बेसिकली दीज आर वेसल्स लाइक अ पाइप एंड देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस पाइप। बेसिकली आप ऐसे मान सकते हो। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद फिजिक्स एंड फिजिक्स इज रिलेटेड विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज रिलेटेड विद बायो। तो वी कैन नॉट से कि किसी एक सब्जेक्ट को डिलीट करना पड़े। यू शुड लर्न इट। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो ज़रूर आप सीख लोगे। तो और स्पेशली आप लोगों के लिए तो मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ। बायो वालों को मैं ज़्यादा सॉल्व करके देता हूँ चीज़ें, एक एक स्टेप, सो दैट कि आप उसको रिकॉल कर सके। हाँ बेटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से डर क्यों रहे हो? नंबर 1 पॉइंट, देखो इतनी टफ तो आ नहीं रही फिजिक्स के अंदर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा टफ आ रही हो। अगर आप ध्यान से देखो, वही पुराने फॉर्मूले, कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, पावर वाला एक फॉर्मूला यूज होता है कभी कभी डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में भी सेम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना। बहुत हाई लेवल की इंटीग्रेशन नहीं है, बहुत हाई लेवल की डिफरेंशिएशन नहीं है। बस अपना ये फोबिया निकाल दो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन विल क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू इन फिजिक्स। इट इज वेरी इजी, थोड़ा थोड़ा आप करोगे तो हो जाएगा, बट रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जो स्टूडेंट्स, जिसने भी, अगर सच में किसी ने रेगुलर क्लासेस लगाई हैं, तो वो लिंक कर रहा होगा सारी चीज़ों को पीछे वाले लेक्चर से। उसको तो स्टोरी समझ में आ रही होगी कि क्या क्या कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, लाइक इसी चैप्टर से अगर आप पढ़ रहे हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हम लोग शुरू से इस तरह से चलते आ रहे हैं फ्लूइड्स में कि पहले हमने विस्कस, जैसे स्टार्टिंग में तो प्रेशर वगैरह हमने देखा फ्लूइड्स में लगता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक दो थ्योरम्स पढ़ी हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी टाइप, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह वगैरह। इवन उसके बाद फिर हम जब आगे शिफ्ट हुए, जब विस्कोसिटी वाला पार्ट स्टार्ट हुआ, तो उसने कहा कि दो लिक्विड सर्फेसिस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। फिर कहा कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। फिर बोला कि अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर ट्रेवल करेगा तो भी विस्कस फोर्स है। और इन सब के लिए हमारे पास सेपरेट करके दिमाग में एक कॉलम बना के सेपरेटली इनको लर्न करो। यू शुड नो द रीजन बिहाइंड इट, and if you are learning any formula, make a diagram of it. डायरेक्टली फॉर्मूला कभी नहीं लर्न करना। डेरिवेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम, जो मैं करवा रहा हूँ। बट इफ यू आर लर्निंग अ फॉर्मूला फॉर डूइंग न्यूमेरिकल, तो आपको उस फॉर्मूला के साथ उसका डायग्राम जरूर बनाना है, सो दैट की एक विजुअलाइजेशन आपके माइंड में रहे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, किस तरह से आप सोच रहे हो। तो डेफिनेटली बहुत इजी हो जाएगी अगर आप उसको समझो। मैंने देखे हम बहुत सारे बायो स्टूडेंट्स अपने इस करियर में कि हाँ, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल इन फिजिक्स। तो मैथ्स इज रिक्वायर्ड, आई नो, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आपको पूरा ही मैथ्स पढ़ना है, तो आप मैथ्स की वजह से इतना डर रहे हो। नो, मैथ्स इज रिक्वायर्ड, दैट इज वेरी गुड, बट बहुत कम मैथ्स चाहिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बस बेसिक सा आपको पता होना चाहिए, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इवन डिस्कस नहीं भी किया हो तो इतनी बार इसको यूज हो गया है बीच में कि उसको बार बार यूज करते करते ही समझ आ जाता है कि इसको इस तरह से करना होता है। बेटा, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। अगर कोई चीज कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमें डिफरेंशिएशन यूज करनी पड़ती है। अभी अभी एग्जांपल देख लो, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म टाइप की थी, तो इसलिए हमें डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ा। द रीजन बीइंग कि डिफरेंशिएशन इंस्टेंट वैल्यू देता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या वैल्यू है वो देता है, और इसलिए हम लोग डेल्टा या एवरेज वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि एवरेज तब ली जाती है जब वैल्यू में चेंज
जब वैल्यू में चेंज आ रहा हो थोड़ा ठीक ठाक टाइम गैप के बाद। बट अभी के लिए जो चेंज आ रहा है वैल्यू में वो फास्ट चेंज आ रहा है, हर इंस्टेंट पर वैल्यू अलग है, तो डिफरेंशिएशन यूज होती है। फिजिकली समझो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जितनी बार हमने डिफरेंशिएशन किया है, अगर हम उन सभी डिफरेंशिएशन को ऐड कर दें तो हम इंटीग्रेट कर दें उन्हें। लाइक एक्चुअल में हमने अभी इस पिछले न्यूमेरिकल में किया क्या है, अब देखो वैसे ही समझ लो, नया टॉपिक तो क्या स्टार्ट करना है। हमने कहा बॉडी यहाँ पे 0 पे थी और थोड़ी देर के बाद उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया d। अब यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने पहुंचने के लिए अब हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने dx सपोज किया ना छोटा सा, जो मैं मार्क नहीं किया, एक dx ये निकाला, फिर एक dx ये, एक dx ये, देखो कितने सारे dx हैं। अब एक dx जब हमें मिल गया था यहाँ पे फाइनली, तो इसको अब हमें क्या करना है, जितने भी dx यहाँ आ रहे हैं, ये वाला dx, ये वाला dx, ये वाला dx, ये वाला dx, इन सब dx को ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलना ही था। तो एक dx से इन सबको ऐड कैसे करें, इंडिविजुअली तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। और कहाँ से लेके कहाँ तक वाले dx ऐड करने हैं, 0 से लेके d तक वाले dx ऐड करने हैं। तो when we add all of them we get the total displacement d। देखो this is the physical meaning of integration। तो ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब तो हम एप्लीकेशन पार्ट पर है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो विद इंटरेस्ट करो। देखो कोई मैटर नहीं करता अगर आपके मार्क्स कम आए हैं फर्स्ट टर्म में, अब उसके चक्कर में आप टर्म 2 को खराब करो और अपनी आगे वाली +2 को खराब करो, तो ये तो ठीक नहीं है। सबके मार्क्स कम आते हैं, आप कोई अकेले नहीं है। बट हाँ, फिजिक्स को जैसे ही आप समझना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा हर चीज। तो विद इंटरेस्ट लो इसको, पक्का समझ में आएगी। और बुक बेटा न्यूमेरिकल्स अपने साथ साथ में सॉल्व करी जा रहे हो या नहीं? मैंने आपको कहा था कि डीसी पांडे तो चलो रहने दो, थोड़े हार्ड लेवल की बुक है, आप परेशान हो जाओगे। सर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस नहीं करनी? यस यस करनी है बेटा, एनसीईआरटी तो मस्ट है, वो तो करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी की सर बैक बाकी बुक एक्सरसाइज, समझ आती है बट एनसीईआरटी समझ नहीं आती। एनसीईआरटी में से सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो पढ़ो आप, सिर्फ उसमें से क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं। सर आप एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस करवाएंगे? हाँ, उसके मेन क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। पहले हम लोग ये कवर कर रहे हैं ना सिलेबस, और इस बार तो जल्दी कर लेंगे कवर, इस बार इतना डिले नहीं करेंगे, हम लोग अच्छी स्पीड से चल रहे हैं पहले से ही, स्टार्टिंग से ही। तो वेल टाइम से पहले ही हम लोग कवर कर लेंगे। सर टर्म 2 फेब में होंगे या मार्च में होंगे? तो मैं आपको करवाऊंगा इस बार एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस के सम सेलेक्टिव क्वेश्चंस, बट ऑब्वियसली ज़्यादा तो आपको करने पड़ेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट वन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। और बाकी आपके पास जो भी बुक है बच्चे, एसएल अरोड़ा है या फिर प्रदीप पब्लिकेशंस की, वट एवर बुक दैट यू आर हैविंग,
उसमें से हर टॉपिक के साथ साथ में पढ़ते रहो, फिजिक्स तभी आएगी। अगर आप इकट्ठा करोगे तो मुश्किल रहेगा आपके लिए।